नमस्कार। तक्षशिला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना भारद्वाज B.Ed सेकेंड सेम का आज वही टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगी, अधिगम। तो चलिए पढ़ते हैं अधिगम के बारे में। अधिगम के नियम। अधिगम के नियम क्या होते हैं आज हम पढ़ेंगे। थार्नडाइक के सीखने के नियम। थार्नडाइक ने कौन कौन से सीखने के नियम बताए हैं वो हम चलिए आज पढ़ते हैं। सीखने के इन नियमों की संख्या में 5 हैं। 5 थार्नडाइक ने 5 नियम बताए हैं। पहला मनोवृत्ति का नियम, दूसरा बहु अनुक्रिया का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम, चौथा अनुरूपता का नियम और पांचवा संबंधित परिवर्तन का नियम। ये 5 नियम थार्नडाइक ने बताए हैं। इन धीरे धीरे करके हम एक एक नियम को समझते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति का नियम क्या होता है, थार्नडाइक जी ने क्या बताया है मनोवृत्ति के बारे में, ये हम सबसे पहले देखते हैं। मनोवृत्ति नाम से ही स्पष्ट है कि मन के अनुसार वृत्ति है ना। तो थार्नडाइक जी ने कहा है कि जो मन के अनुसार कार्य हो, बच्चे की अगर किसी कार्य को करने की मन में इच्छा होगी तो वह उस कार्य को सीख पाएगा। अन्यथा यदि इच्छा नहीं होगी तो वो कार्य को जल्दी नहीं सीख पाएगा। मन में सीखने की यह प्रवृत्ति ही मनोवृत्ति कहलाती है और यही मनोवृत्ति का नियम है। नेक्स्ट है बहु अनुक्रिया का नियम। अब बहु अनुक्रिया नाम से ही स्पष्ट है। बहु माने बहुत सारी अनुक्रिया। किसी एक क्रिया को करने की कई विधियां या कई रास्ते होते हैं, है ना। हमने देखो एक विधि से किया तो हमारा कार्य नहीं हो पा रहा है तो उसको करने के क्या होते हैं, एक रास्ता नहीं से सिद्ध नहीं हो रहा तो दूसरा रास्ता है, उसको अपनाकर हम बच्चों को सिखाने का प्रयास करते हैं। वैसे ही बच्चा भी किसी कार्य को सीखने में बहुत सी अनुक्रियाएं करता है, फिर उसमें से उसके लिए उचित और सही अनुक्रिया ढूंढ लेता है जिसके परिणाम तक पहुंचा जा सके। क्योंकि कुछ अनुक्रियाएं उपयोगी होती हैं और कुछ अनुपयोगी होती हैं, तो उपयोगी अनुक्रियाएं वह चुन लेता है। जो उपयोगी अनुक्रिया होती है जिसके द्वारा वह कुछ सीख सके, जो चीज़ वो उसके जीवन में ग्रहण कर सके, ऐसी क्रियाओं को वो अपनाता चला जाता है। ये कहलाती है बहु अनुक्रिया का नियम। तीसरा आता है आंशिक क्रिया का नियम। अब आंशिक क्रिया का क्या बताया है, आंशिक क्रिया थार्नडाइक जी ने क्या बताई है कि किसी काम को पूरा एक साथ सीखना थोड़ा कष्टप्रद होता है। सही है, जो हम यदि काम को कर रहे हैं उसको पूरा एक साथ बोल दे कोई कि ये काम करना है, तो ये काम हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। यदि हम उसी कार्य को क्या करें, टुकड़ों में विभक्त कर लें, खंडों में विभाजित कर लें, टुकड़ों में यदि विभक्त कर लें तो वो कार्य क्या होता है, आसान हो जाता है। हमें वो कार्य करने में बहुत ही जल्दी पूरा हो जाता है ना, और सरल भी लगता है। यही थार्नडाइक का आंशिक क्रिया का नियम है। चौथा क्या आता है, अनुरूपता का नियम। अब चौथा अनुरूपता माने क्या हुआ, अनु माने अभी हमने पढ़ा था अनुक्रिया, उसी तरह क्या होता है अनुरूपता का नियम। थार्नडाइक ने अनुरूपता के नियम के जरिए बताते हैं कि इसमें व्यक्ति अपने पूर्वानुभव को प्रयत्नों से अपनी समस्या की तुलना करता है। पूर्वानुभव माने
पहले जो अनुभव वो महसूस कर चुका है, जो प्रयत्न को, अपनी समस्या को तुलना कर चुका है, वो उसको उसके अनुरूप क्या करता है, समस्या का समाधान करता चला जाता है। यही अनुरूपता का नियम कहलाता है। अब पांचवा आता है संबंधित परिवर्तन का नियम। संबंधित परिवर्तन का नियम मतलब जो कार्य हो रहा है उसी कार्य में कुछ ना कुछ परिवर्तन हो जाना, है ना, ये कहलाता है संबंधित परिवर्तन का नियम। इस नियम को सहचर परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति अपनी क्षमताओं को नई परिस्थितियों में भी प्रयोग कर सकता है। अब व्यक्ति क्या करता है, अलग अलग परिस्थितियों में इसको प्रयोग में ला सकता है। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है पर स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। अब क्रिया तो एक ही तरह की रहती है, लेकिन जो परिस्थिति रहती है, जो जिसको कार्य करने की जो स्थिति होती है, वो परिवर्तन होती चली जाती है। शिक्षक को कक्षा में अच्छी आदतों एवं सकारात्मक अभिरुचि को उत्पन्न करना चाहिए, है ना। शिक्षक को हमेशा ये बताना चाहिए कि हमें क्या चीज़ ग्रहण करना है और क्या चीज़ ग्रहण नहीं करना है, क्या अच्छी आदतें हैं, क्या बुरी आदतें हैं, और हमेशा पॉजिटिव सोच बच्चों के प्रति रखना चाहिए। और बच्चों को भी पॉजिटिव एनर्जी देते रहने से वो बहुत ज़्यादा अधिक प्रोत्साहित होते रहते हैं। और इससे क्या होता है, छात्र भी उनका उपयोग कर अन्य परिस्थिति में भी कर सकते हैं। यदि आप उनको समझाते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, छात्र भी अलग अलग परिस्थिति में उनको ग्रहण कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं प्याजे का संज्ञात्मक विकास सिद्धांत, है ना। अब जीन प्याजे का आपने नाम सुना होगा कि जीन प्याजे जो थे उन्होंने संज्ञात्मक का विकास सिद्धांत बताया है कि विकास कैसे होते हैं, विकास की अवस्था क्या होती है, ये प्याजे ने बताया है। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जीन प्याजे द्वारा दिया गया संज्ञात्मक विकास सिद्धांत मानव वृद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक महान एवं महत्वपूर्ण सिद्धांत है ना। क्या है, प्रकृति मतलब इस सृष्टि का, और विकास से संबंधित एक महत्वपूर्ण विकास होता जा रहा है। किसके द्वारा, मानव के द्वारा, ठीक है ना। प्रकृति से हम नित्य नए नए चीज़ हम ग्रहण करते हैं, और क्या होता है, ये एक विकास की बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। प्याजे का मानना था कि बचपन व्यक्ति के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आपने देखा होगा कि बचपन में ही बच्चे यदि कुछ अच्छा सीख लेते हैं तो वो जीवन भर क्या होता है, उसे ग्रहण करने लग जाते हैं। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बताता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है। मानव किस तरह से ये ज्ञान अर्जन करता जाता है और कैसे एक एक कर कर जोड़ता जाता है, कैसे इसका उपयोग करता जाता है, ये जीन प्याजे जी ने बताया है। व्यक्ति वातावरण के तत्वों का प्रत्यक्षीकरण करता है ना। व्यक्ति क्या करता है, सभी वातावरण के तत्वों का एक के बाद एक प्रत्यक्षीकरण करता जाता है, अर्थात पहचानता है। प्रतीकों की सहायता से उन्हें समझने की कोशिश करता है तथा संबंधित वस्तु व्यक्ति के संदर्भ में अमूर्त यानी काल्पनिक चिंतन है। इस तरह से व्यक्ति में क्या होता है, काल्पनिक चिंतन होता चला जाता है। उक्त सभी क्रियाओं से मिलकर उसके भीतर एक ज्ञान भंडार या संज्ञात्मक संरचना उसके व्यवहार को निर्देशित करती है ना।
क्या होता है, इस तरह से उसका ज्ञान का भंडार बढ़ता चला जाता है और उसमें संज्ञात्मक संरचना आती जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति वातावरण में उपस्थित किसी भी प्रकार के उद्दीपकों से प्रभावित होकर सीधे प्रतिक्रिया नहीं करता है, सीधे प्रतिक्रिया उद्दीपकों द्वारा नहीं डाल पाता है। पहले वह उन उद्दीपकों को पहचानता है, ग्रहण करता है, अर्थात संज्ञात्मक संरचना वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों और व्यवहार के बीच मध्यस्थता का कार्य करता है। अब उनके मध्यस्थ किसके बीच में करता है, वो मध्यस्थता का व्यवहार, संरचना और वातावरण के बीच में मध्यस्थता का व्यवहार करता रहता है। जीन पियाजे ने व्यापक स्तर पर संज्ञात्मक विकास का अध्ययन किया है। पियाजे के अनुसार बालक द्वारा अर्जित ज्ञान के भंडार का स्वरूप विकास की प्रत्येक अवस्था में बदलता है ना। ज्ञान का जो स्वरूप है वो विकास की अवस्था में बदलता जाता है। आपने देखा होगा, छोटा बच्चा जब होता है उसको समझ में आ जाता है कि ये दिया की लौ बहुत गर्म है, तो वो फिर दोबारा नहीं छूता। फिर वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसके ज्ञान समझने और सोचने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे आगे बदलती चली जाती है, क्योंकि उसे ज्ञान मिलता जाता है। चूँकि उनके अनुसार बालक के भीतर संज्ञान और विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इस अवस्था सिद्धांत भी कहा गया है। अब उनने संज्ञात्मक सिद्धांत को एक सिद्धांत और कहा है। वो कौन सा सिद्धांत कहा है? अवस्था सिद्धांत कहा गया है ना। संज्ञात्मक विकास की अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, चलिए अब हम ये देखते हैं कि अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। अलग अलग अवस्था में उन्होंने किस तरह से विभाजन किया है, हम ये देखते हैं। उन्होंने 4 तरीके से संज्ञात्मक विकास की अवस्था को विभाजित किया है। पहला क्या है? संवेदिक पेशीय अवस्था, है ना। ये कब की होती है? जन्म के 1.5 या 2 वर्ष तक। ये कौन सी? संवेदिक। संवेदिक माने नाम से ही स्पष्ट है, संवेदना, है ना। संवेदना कैसे महसूस होती है, ये उनको धीरे धीरे पता चलता है। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बंद कर चुके हो। पूर्व संज्ञात्मक अवस्था क्या होती है? 1.5 या 2 वर्ष से स्टार्ट होती है, 7 वर्ष तक रहती है ना। और तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब मूर्त क्या होती है? ये किस अवस्था तक रहती है? 7 से 11 वर्ष तक। चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये या इसको औपचारिक संक्रियात्मक काल भी कहते हैं। इसको कहते हैं हम 11 से 18 वर्ष होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी हमने जीन पियाजे का देखा कि क्या संज्ञात्मक सिद्धांत क्या होता है। अब हम पावलाव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत देखते हैं। अब पावलाव जी जो थे, उन्होंने क्या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत बताया। इन्होंने क्या किया था, एक डॉग पर एक सिद्धांत करके देखा था कि किस तरह से हमें अनुक्रिया की जा सकती है। तो चलिए अब इसको पावलाव के सिद्धांत को देखते हैं। इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए विद्वानों ने लिखा है कि अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ अस्वाभाविक उत्तेजना प्रति स्वाभाविक क्रिया करने के से है। उदाहरण, किसी काले रंग की वस्तु को देखकर बालक का डर जाना, या गोलगप्पे की दुकान में गोलगप्पे की दुकान को देखकर लड़की के मुंह में पानी आना। क्या होता है, हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो हमारे मन में अपने आप से क्या होता है, अनुवृत्ति आने लगती है। आप देखिए, नींबू को देखिए तो नींबू से हमारे मुंह में अपने आप से खट्टापन लगने लगता है। तो यही पावलाव जी ने बताया है कि हमारे अंदर से जो क्रिया निकलती है
वही क्रिया अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आती है। जैसे क्या होता है, डर जाना, गोलगप्पे की दुकान में लड़कियों के मुंह में पानी आना, और धीरे धीरे यह क्रिया क्या होती है, ये तो स्वाभाविक क्रिया है ना। एक और उदाहरण दिया है, कोई व्यक्ति तोताराम कहने से अच्छा लगता है उसे, तो कोई भगत जी कहने से, जलेबी की बात करने से अच्छा लगता है, तो कोई चिढ़ने लग जाता है। ये अलग अलग बोलने से, अलग अलग बातों को अपने कानों में सुनने से ऐसा हमारे अंदर की ये भावना स्पष्ट होती है। ठीक है, अब एक इसको उदाहरण से जिस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ उसका मूल अधिकार है टीका परिस्थित सफ़ेद व्यवहार है, इसलिए कुछ इसे व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। देखिए यहाँ से अपन एक बार फिर से देख लेते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है कि जिसकी याद आते ही उसे दुख का अनुभव होता है। ये तो निश्चित है, यदि ऐसी कोई घटना आपके जीवन में हुई हो तो जब भी हम उसे याद करते हैं तो हमें दुख लगता है कि काश हम सचेत होते, काश ऐसा नहीं होता, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। उस शब्द को स्मरण मात्र करने से ही हमें अंदर से दुख उत्पन्न हो जाता है ना। और कोई व्यक्ति क्या करता है, चिढ़ने लग जाता है, तो उसको चिढ़ाने पर कोई व्यक्ति जो बोल रहा है, यदि उसको लगता है, हमें पता चलता है कि वो इस बात से चिढ़ता है, तो हमें उसको क्या होता है, वो चीज़ बोलने में मज़ा आने लगता है। पहले जीवन में कोई अप्रिय घटना घटी हो, उसका हम याद करते हैं तो हमें क्या हो जाता है, घटना से दुख की अनुभूति होने लग जाती है, और अनुभूति से व्यक्ति को दुख महसूस होने लगता है और उसका आभास होने लगता है। कारण चाहने लगता है इस उदाहरण से जिस सिद्धांत का प्रतिपादन होता है उसका मूल अधिकार हुए टीका परिस्थिति सफ़ेद व्यवहार है, इसलिए कुछ लोग इसे व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं, है ना। भारवादियों में इस सिद्धांत को मानने वाले पावलाव, स्किनर और वॉटसन का नाम विशेष है। कौन कौन से हैं, पावलाव, स्किनर और वॉटसन। अब देखिए, पावलाव ने, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक थ्योरी उनने डॉग के ऊपर करके देखी कि कुत्ते पर एक थ्योरी करके देखी कि वो सही उसके ऊपर होती है कि नहीं, है ना। पावलाव उन्हें अपने पालतू कुत्ते पर प्रयोग किया पावलाव ने, जिसे उसने क्या किया था, एक आवाज़ रोहित कक्ष तैयार किया, है ना, जिसको नाम दिया उनने रोहित कक्ष। कुत्ते को भूखा रखकर प्रयोग करने वाली मेज के साथ बांध दिया। कक्ष में एक खिड़की थी जिसमें सब कुछ देखा जा सकता था। ठीक है, पावलाव में कुत्ते की लार नली को काटकर इस प्रकार नियोजित किया ताकि कुत्ते के मुंह में टपकने वाली लार स्वतः ही कांच की ट्यूब में एकत्रित हो जाए, है ना। देखिए, एक रखा हुआ पिक्चर में देखिए, आपको छोटा सा पिक्चर बना है, उसमें दिख रहा है कि एक कटोरा रखा है और कटोरे में उसको स्वतः ही उसकी लार टपक जाएगी जैसे ही खाना उसके सामने आएगा, और स्वतः ही उसके कांच की ट्यूब में एकत्रित हो जाएगी। प्रयोग का आरंभ किस प्रकार किया जाता था, इस प्रकार किया जाता है। पावलाव ने कुत्ते के सामने गोश्त का टुकड़ा रखा, है ना। उसको देख के, गोश्त के टुकड़े को देखकर उसे क्या होगा, लार आना स्वाभाविक है। गंध स्वाद के कारण गोश्त का टुकड़ा देखते ही कुत्ते के मुंह में लार टपकने लगी। वह कांच की ट्यूब में एकत्रित होती गई। जैसे कि पहले बताया था कि गोलगप्पे को देखते ही लड़कियों के मुंह में पानी आ जाता है, वैसे ही फिर लार की मात्रा को उनने क्या किया, माप लिया। प्रयोग के दूसरे चरण में पाया कि कुत्ते ने बार बार मुंह से लार टपकानी शुरू कर दी। इस प्रयोग को उसने कई बार दोहराया, अर्थात जब तक कुत्ते का खाना दिया गया तो घंटी बजाई गई और प्रयोग को देखा कि कुत्ते को अब भी पहले की तरह लाल टपकाता रहा।
इससे उसने क्या निष्कर्ष निकाला कि कुत्ता घंटी की आवाज़ से भी प्रतिबंध हो गया, है ना। इस प्रकार में भोजन की प्रकृति की अस्वाभाविक उद्दीपन है। घंटी कृत्रिम या अस्वाभाविक उद्दीपन तथा लार का टपकना और बजना तथा भोजन का दिया जाना साथ साथ चलता है। अतः अंत में भोजन नहीं दिया जाता तो गिल पड़ने से इस तथ्य की व्याख्या की जाती है। ये किसका सिद्धांत कहलाया? उद्दीपक, कि जब दो उद्दीपक साथ साथ 2 बार प्रयुक्त किए जाते हैं, पहले नया तथा बाद में मौलिक तो क्या होता है, कालांतर में यह प्रभावित हो जाता है। आप जब इसको पिक्चर देख के समझेंगे, इसका एक छोटा सा चित्र बना हुआ है, पिक्चर बनी हुई है, तो इसको देख के आप समझेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए पिक्चर में एक कुत्ता बना हुआ है और एक घंटी लगा दी गई है और सामने गोश्त का टुकड़ा रख दिया है। जैसे ही घंटी बजती है तो वो समझ जाता है कि मुझे अब खाना मिलने वाला है और उसकी लार टपकने लगती है। तो उस लार को उन्होंने क्या किया, नापा कि किस तरह से हम इस लार का कब कितनी मात्रा में उसकी लार टपकती है। इससे उनने अनुक्रिया का सिद्धांत अपना प्रतिपादित किया। अब हम और आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक पर चलते हैं कि प्रभावशाली शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। देखिए, शिक्षण करना, आप चले गए हैं शिक्षण करने पहुंच गए हैं, और यदि आपने प्रभावशाली ढंग नहीं है, आपके पढ़ाने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, तो आपका जो है शिक्षण रहेगा वो बेकार हो जाएगा। तो प्रभावशाली ढंग से उसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। अब प्रभावशाली ढंग कैसा होता है, वो शिक्षक को कैसे आना चाहिए, तो थोड़े से पॉइंट हैं, वो आप यदि सीख लेंगे शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, तो आप सफल शिक्षक जरूर ही बन जाएंगे। शिक्षण एक कला है। शिक्षक सदैव समाज में पूजनीय रहा है। कहीं से शिक्षक, कहीं गुरु, कहीं अध्यापक, कहीं टीचर नाम से पुकारा जाता है ना। अलग अलग जगह अलग अलग नामों से शिक्षक को पुकारा जाता है, लेकिन सभी का कार्य समाज में क्या होता है, पथ प्रदर्शक के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, सिखाने वाला या आदर्श रूप में रहा है। शिक्षक समाज का दर्पण होता है, यह राष्ट्र निर्माता होता है। कक्षा का कार्य छात्रों में जीवन का निर्माण करता है। शिक्षक अंधकार से उजाले की तरफ ले जाने वाला होता है। देखा होगा आपने, शिक्षक जो कहता है उसकी बात बच्चे अवश्य ही मानते हैं। माता के पिता के बाद यदि इस संसार में कोई पूजनीय है तो वह शिक्षक ही है। प्राचीन काल से ही शिक्षक के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कक्ष में शिक्षण को प्रभावशाली, रुचिकर बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है। छात्र शिक्षण को तनाव के रूप में ना लेकर खेल के रूप में ले और उसे उत्साह के रूप में आए तो उसको शिक्षण बहुत ही अच्छा लगने लगेगा। मनोरंजन के रूप में ऐसा वातावरण कक्षा में उत्पन्न करना चाहिए। आपने देखा होगा, इसलिए एक दोहा कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए, है ना। ये आप लोग ने दोहा सभी ने पढ़ा होगा। चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से शिक्षक की भूमिका होती है। प्रभावशाली शिक्षण को बनाने के लिए शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला होना चाहिए अध्यापक मित्र के रूप में। अब अध्यापक मित्र के रूप में कैसा होना चाहिए? यदि अध्यापक छात्रों के साथ एक अच्छे मित्र की तरह, माता पिता की तरह घुल मिल कर रहे तो कक्षा में शिक्षण कार्य करता है, तो निश्चित रूप से बच्चे की कक्षा में आने वाली आवृत्ति बढ़ेगी, है ना। ये बच्चा घर जाके बताएगा कि वहाँ वाले स्कूल में बहुत अच्छे टीचर हैं, ये पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा हमको खेल विधि से सिखाते हैं, बहुत अच्छा हमें गाने के माध्यम से सिखाते हैं। तो क्या होगा, दूसरे बच्चे भी स्कूल में जल्दी एडमिशन लेंगे। इससे क्या होगा, स्कूल की
आवृत्ति बढ़ती चली जाएगी और अध्यापक के शिक्षण का कार्य में रुचि भी लेगा कि शिक्षा के स्तर में सुधार देखने को अवश्य ही मिलता चला जाएगा। नेक्स्ट आता है, अध्यापक भी अपने पीरियड रोजाना लें। अब क्या बोला है, टीचर को पीरियड रोज लेने जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे आज हमारा मन नहीं है, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो आज हम क्लास में नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हम बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं और हमें उनको ज्ञान देना है, सही ज्ञान देना है, तो हमें रोज़ क्लास में जाके उनको समझाना पड़ेगा। जब आप अपने पीरियड में रेगुलर होते हैं तो बच्चे उन्हें उस अध्यापक के लिए क्या करते हैं, उनके प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हैं और सदैव उस अध्यापक के पीरियड को अटेंड करने का प्रयास करते हैं। अध्यापक के इस गुण के कारण भी बच्चों के शिक्षा में बहुत अधिक सुधार होता है। हम तीसरा देखते हैं, शिक्षण का कार्य उदाहरणों के द्वारा। अब शिक्षण का कार्य उदाहरण के द्वारा देखिए, शिक्षण का जब शिक्षक जो होता है क्या करता है, अलग अलग यदि उदाहरण देता है, कहानी सुनाता है या बच्चों को क्या अपने ही जीवन से संबंधित कोई बात बताता है, तो ऐसे में बच्चों को पढ़ाई करना बहुत ही रुचिकर लगता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है ऐसे पढ़ाई करना और उसको वो क्या करते हैं, पॉजिटिव दृष्टिकोण से देखते हैं। बच्चों की शिक्षा में भी इससे भी बहुत सुधार होता है। फिर नेक्स्ट क्या आता है, बच्चों को भी पढ़ाने का मौका। बच्चों को पढ़ाने का मौका, देखिए कभी कभी आप बच्चों को बोलिए कि कल आप लोग इस पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ के आइए या इन प्रश्नों के उत्तर याद करके आइए, तो आप लोग सामने आएंगे और ब्लैक बोर्ड पर आप लोग लिखेंगे। इससे बच्चों को बहुत खुशी मिलती है कि आज हम टीचर बनेंगे, आज हमको पूरी क्लास को पढ़ाना पड़ेगा। तो इससे वो क्या करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है और उनकी पढ़ाई उनको याद हो जाती है। इस तरह से बच्चों को बोलना चाहिए कि प्रेरित करना चाहिए कि आप याद करके आइए और कल आप पढ़ाना। इससे बहुत अच्छा बच्चों में धीरे धीरे बहुत अच्छे अंक लाएंगे और आपका शिक्षा का स्तर जो है वो और अधिक सुधरता जाएगा। नेक्स्ट आता है, सिखाते समय विषय वस्तु को दोहराना। अध्यापक जब किसी विषय वस्तु को बच्चों को सिखा रहा होता है तो कक्षा में उसे बीच बीच में दोहराना चाहिए, है ना। यदि आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो बच्चों का क्या होगा, आपके प्रति ध्यान आकर्षित होगा और वो क्या करेंगे, बीच बीच में आपसे कोई प्रश्न पूछने से जुड़े रहेंगे और उनका ध्यान नहीं भटकेगा। जिससे यदि किसी बच्चे को एक बार समझ में नहीं भी आ रहा है तो वो दूसरी बार फिर से वही चीज़ समझ में आ जाएगा। आप जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं उसको 2-3 बार आपको दोहराना अवश्य चाहिए। उससे यदि बच्चा नहीं समझ पाया एक बार तो दूसरी बार समझ लेगा, उसको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। फिर तीसरी बार सभी को स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार से शिक्षण के सभी बच्चे सकारात्मक रूप से रुचि लेने लगते हैं तथा निश्चित रूप से शिक्षा के स्तर में आपको सुधार देखने को मिलेगा। और क्या होगा, आप बार बार दोहराएंगे तो बच्चों को याद होती चली जाएगी चीज़ें और जब याद हो जाएंगी तो वो ज़रूर ही अच्छे से लिख पाएंगे। लिखेंगे तो उनके नंबरों में ज़रूर ही बढ़ोतरी होगी और आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से भी हम शिक्षण में बच्चों को प्रभावी ढंग से शिक्षण कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है, बच्चों का मनोबल अवश्य बढ़ाएं। अब बच्चों का मनोबल अवश्य बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे बच्चों का मनोबल? यदि बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, यदि बच्चों ने अनुशासन में रहे, यदि बच्चे आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो आप क्या करिए, उनको अवश्य ही प्रोत्साहित कीजिए। कक्षा में बच्चा यदि अच्छे नंबर ला रहा है, समय पर कार्य करता है, अनुशासन में रहता है, प्रश्नों के उत्तर देता है, बच्चों से लड़ते झगड़ते नहीं हैं,
तो अध्यापक को क्या करना चाहिए, उनका कहना मानते रहना चाहिए। और उनका कहना मानने से क्या होगा, वो आगे भी उनकी पीठ थपथपाओगे आप तो वो और अच्छा करेंगे, उनको और अच्छा करने से उनको खुशी मिलेगी। नेक्स्ट आता है बच्चों को प्रेरक कहानियाँ अवश्य सुनाएं। प्रेरक कहानी कैसे सुनाएंगे, बच्चों को सप्ताह में एक बार निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की प्रेरक कहानी सुनाई जानी चाहिए। यदि हो सके तो बच्चा स्वयं अपने अच्छे कार्य का उदाहरण प्रस्तुत करे। बच्चों को अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तो बच्चे प्रेरक कहानी बीच बीच में सुननी चाहिए बच्चों से। अध्यापक, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, आपको अपना हीरो मानते हैं और आपने कोई अच्छी कहानी सुनाते रहे तो उससे निश्चित ही वो क्या करेंगे, आपकी बात को बहुत अच्छे से सुनेंगे और उनके नंबरों में ज़रूर ही बढ़ोतरी होगी। और ये जब नंबर अच्छे आएंगे तो क्या होगा, आपका शिक्षण कौशल बहुत अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट आता है सामाजिक कार्यों में बच्चों की भागीदारी। अब सामाजिक कार्यों में बच्चों की भागीदारी कैसी मानी जाएगी, आप देखिए स्कूल में कई तरह के ऐसे कार्य होते हैं जो बच्चे इंटरेस्ट लेके करते हैं, है ना। तो जैसे क्या ऐसे कार्य होते हैं स्कूल में, आप देखिए कि सफाई, है ना, साफ़ सफाई करना, पेड़ पौधे लगाना, और बच्चों के कुछ विद्यालय में फंक्शन होते हैं तो उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, ये सब क्या कहलाता है, सामाजिक कार्यों में आता है। इससे बच्चों को क्या मन में बहुत इंटरेस्ट जागृत होता है और उनके यदि बहुत अच्छी कलाएं हैं उनके अंतर्गत, जैसे संगीत, नृत्य, ये सब जो, या नाटक, या कहना चाहिए अभिनय करना उनको बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसी जो अंदर की जो क्षमता होती है उनको निकाल भी लेते हैं और वो अच्छे से वो काम को कर पाते हैं। ठीक है, फिर उनकी फ़ीस जमा करना, बच्चों को क्या करना, स्पेसिमेन कॉपी फ्री दे देना। ऐसा करने से बच्चे आपके प्रति क्या करेंगे, बहुत अधिक सम्मान करेंगे, है ना, कि हमारी टीचर बहुत अच्छी है, आपका बहुत सब जगह आपका ही नाम लेंगे कि वो टीचर हमें बहुत अच्छा समझाती है और कई चीज़ों में हमारी मदद भी करती है। आपके द्वारा कही गई बात को वो क्या करेंगे, बहुत अधिक तवज्जो देंगे, है ना, आपको बहुत अधिक महत्व मिलेगा। ऐसे कार्यों से बढ़ चढ़ कर कोई भी स्कूल में आप काम बोलेंगे तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से भी क्या होगा, अध्यापक के द्वारा बच्चे को सीखने में अधिक से अधिक रुचि लेने लगेंगे। अध्यापक जब रुचि लेंगे तो बच्चों का शिक्षण स्तर भी बहुत अधिक सुधरता जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और इसके आगे का पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।